प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर क्रॉसिंग के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्पेशल क्लास में सॉइल साइंस पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और नहीं, यदि किसी के पास मोबाइल है तो वो फ़ोन के माध्यम द्वारा बताएं कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में ऑनलाइन क्लासों की जो व्यवस्था की गई है, जो पहला बैच आपका ऑनलाइन चलाया जा रहा है वो एफओ के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आज हम महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे कि सॉइल है क्या। तो सॉइल के बारे में देखते हैं। तो सॉइल हमने कहा सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज क्या है, सॉइल है। दूसरे शब्दों में डायरेक्ट आपसे परिभाषा पूछता है सॉइल क्या है तो सॉइल बता देना, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। हिंदी में कह देते हैं मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। दूसरे शब्दों में कह देते हैं सॉइल इज ए लिविंग बॉडी, कि मृदा एक जीवित पदार्थ है। सॉइल क्या है, जीवित पदार्थ है। अब यहाँ पर बात करता है कि मृदा विज्ञान के पिता कौन है, तो मृदा विज्ञान के पिता हमारे कौन है, डाकू चौर है। और मृदा का निर्माण जो हमारा हुआ था वो किससे हुआ था, तो मृदा का निर्माण हमारा हुआ था सोलम शब्द से। किससे हुआ था, सोलम शब्द से। सोलम होता क्या है, ए प्लस बी संस्तर को हम क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। ए प्लस बी संस्तर को क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। वो हम सॉइल प्रोफाइल में आपको बताएंगे कि ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन एंड ओरिजिन प्लेसेस इज नोन एज क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि सोलम क्या है, रिगोलिथ क्या है, तो वो बात करेंगे हम वहाँ पर। तो हमने कहा कि मृदा का निर्माण किससे होता है, सोलम से होता है। और सॉइल हमारा क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। सॉइल क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। ब्रांचेस ऑफ सॉइल हमारी कितनी हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो ब्रांचेस ऑफ सॉइल हमारी दो हैं। कौन कौन है, पैडोलॉजी और इडेफोलॉजी। पैडोलॉजी और इडेफोलॉजी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि पैडोलॉजी क्या है, इडेफोलॉजी क्या है। पैडोलॉजी और इडेफोलॉजी। अब पूछा जाता है कि पैडोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ सॉइल, कि मृदा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, तो क्या बताओगे, पैडोलॉजी। फिर कहता है इडेफोलॉजी क्या है, तो इसमें दो शब्द याद रख लो। जहां पर केवल सॉइल की स्टडी हो तो वो क्या होगा, पैडोलॉजी होगा। जहां पर सॉइल के साथ साथ पौधे की वृद्धि की बात कर दी जाए या पौधे की बात कर दी जाए तो क्या कहलाएगा, इडेफोलॉजी कहलाएगा। तो जहां पर सॉइल प्लस प्लांट ग्रोथ या स्टडी ऑफ सॉइल एंड प्लांट इज नोन एज क्या है, इडेफोलॉजी है। ठीक है, तो जहां पर दो शब्द आ जाए इडेफोलॉजी। अब लॉजी वाले शब्द सारे आपके ग्रीक होंगे। लॉजी वाले पूरे शब्द क्या होंगे, ग्रीक होंगे। पामोलॉजी को छोड़कर चाहे साइटोलॉजी हो, चाहे हिस्टोलॉजी हो, माइकोलॉजी हो, फाइकोलॉजी हो, आप जानते हो, ये बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद बात आती है कि सॉइल में दो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मृदा को सुधारने के लिए या अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। तो मृदा में हम अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं, और वो भी कौन सा चूना है, CaO। कि अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए हम एसिडिक सॉइल अमेंडमेंट बाई या करेक्टेड बाई लाइम, और वो लाइम है कौन,
CaO जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम कहते हैं, या इसी को कली चूना कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में अनबेयर्ड लाइम कहते हैं, अनबुझा हुआ चूना कहते हैं। ध्यान देना। अब इसमें पूछ देता है आपसे कि कैल्शियम कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो प्रिय विद्यार्थियों बताना इसमें कैल्शियम 70 से 72% पाया जाता है। कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है, तो क्या बताओगे 70 से 72% होता है। उसके बाद बात आती है कि क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नोट कर लो, क्षारीय भूमि के कई सारे नाम हैं। क्षारीय भूमि का है, चाहे एल्कलाइन सॉइल का है, चाहे सोडिक सॉइल का है, चाहे ऊसर सॉइल का है, चाहे बंजर सॉइल का है। तुरंत आप बताना जिप्सम CaSO4 आयरन पायराइट FeS2। जहां पर भी क्षारीय भूमि की बात करें, चाहे सैलाइन सॉइल का है, चाहे सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल का है, एसिडिक सॉइल का एक ही नाम है, वहां पर आप क्या बताना, चूना बताना। क्षारीय भूमि आ जाए या एसिड आपके ना समझ में आए, अंत कहीं पर भी आप जाना तो क्या बता देना, जिप्सम और आयरन पायराइट। जिप्सम में कैल्शियम हमारा प्रिय विद्यार्थियों कितना पाया जाता है, 29.2% पाया जाता है। सल्फर कितना होता है, 18.6% होता है। और जिप्सम सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। ये है आयरन पायराइट, इसमें Fe 20 से 22% पाया जाता है, सल्फर 22 से 24% पाया जाता है। इसी को हम कहते हैं बेवकूफ़ों का सोना। क्या कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना कह देते हैं। और जो आयरन पायराइट हमारा प्रिय विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा पाया जाता है अमझौर रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, अमझौर रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। उसके बाद यहीं पर हर साल इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैलाइन सॉइल का पीएच कितना होता है, एल्कलाइन सॉइल का पीएच कितना होता है, सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल का पीएच कितना होता है, ईसी कितना होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईएसपी कितना होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, और इसका सार वैल्यू कितना होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। निश्चित तौर पर प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना। सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। अब यहां पर हम बात कर दिए पीएच की। पीएच का पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हमने ईसी की बात कर लिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पर ईएसपी की बात कर ली, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, और यहाँ पर हमने सार की बात कर ली, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो ये सैलाइन सॉइल है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इसको क्या कहते हैं, सैलाइन को, सैलाइन सॉइल को हम कहते हैं लवणीय मृदा, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा, इसको कहते हैं लवणीय एंड क्षारीय मृदा। ये हिंदी में नोट करना चाहना तो नोट कर लेना, लवणीय, क्षारीय, लवणीय एंड क्षारीय। अब बात आती है पीएच। इसी साल एमएससी एंट्रेंस में आया था कि पीएच डिस्कवर्ड बाय एसपीएल सोरेनसन 1909 में, और पीएच की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। ईसी की इकाई बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हिंदी में कहते हैं विद्युत चालकता। ये एसआई यूनिट है भैया, डेसी साइमन प्रति मीटर। नॉन एसआई यूनिट होती है मिली महो प्रति सेंटीमीटर।
इसके बाद है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, सोडियम की विनिमय क्षमता, और फिर है सार वैल्यू, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो इसका पहले देखो पीएच कितना है। पीएच है हमारा सैलाइन सॉइल का लेस देन 8.5। एल्कलाइन सॉइल का पीएच कितना होता है, मोर देन 8.5। होता कितना है, एक्यूरेट भी ध्यान में रखना दिमाग में, 8.5 से लेकर 10 तक होता है। सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल का पीएच कितना होता है, मोर देन 8.5 होता है। पीएच पर अंकित खानों की जो संख्या होती है प्रिय विद्यार्थियों, वो 0 से 14 होती है। पीएच 0 से कम नहीं हो सकता है और पीएच 14 से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये पीएच के बारे में बता देना। ईसी पूछे कि ईसी इसकी कितनी होती है, मोर देन 4 होती है। इसकी कितनी होती है तो बता देना लेस देन 4, और इसकी कितनी होती है, मोर देन 4। यहीं पर कन्फ्यूजन होता है लेस देन मोर देन पर। जहां पर भी कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना वहीं पर अधिक होती है। अब यहां पर ईएसपी है लेस देन 15, मोर देन 15 और मोर देन 15। सार है लेस देन 13, मोर देन 13, मोर देन 13। इस तरीके से इसमें या तो पीएच पूछता है, या तो ईसी पूछता है, या तो ईएसपी पूछता है। सार कम पूछा जाता है, लेकिन उसको भी हमने सार दे दिया कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। अब यहाँ पर कहता है कि सैलाइन सॉइल को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सैलाइन सॉइल आ जाए यदि ऑप्शन में लीचिंग रिक्वायरमेंट दिया है तो सबसे सही ऑप्शन क्या होगा आपका, लीचिंग होगा, निछालन होगा। आप जानते हो निछालन किसे कहते हैं, पोषक तत्वों का जल के साथ क्या कर जाना, लीच कर जाना। उसी में आंसर है लीच कर जाना। क्या कहलाता है, निछालन कहलाता है। अब सैलाइन की बात हो गई। यदि कहे एल्कलाइन सॉइल को सुधारने के लिए क्या करते हैं, आपको बताया ही था, जिप्सम आयरन पायराइट। सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल के लिए भी हमने बताया था, जिप्सम और आयरन पायराइट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई पीएच के बारे में। तो पीएच भी देख लो क्या क्वेश्चन है, पीएच है क्या और किसे कहते हैं। तो इसको नोट कर लो प्रिय विद्यार्थियों, जहां पर ना है कमेंट के माध्यम द्वारा तुरंत पूछ लेना। अब बात आती है पीएच है क्या। तो पीएच हमारा प्रिय विद्यार्थियों होता क्या है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। परिभाषा ना याद करो, सीधे आपको यदि फार्मूला मालूम है तो पीएच की परिभाषा मालूम है। हमने कह दिया निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज क्या है, पीएच है। इसकी खोज लिख लो, अंडरलाइन कर लो, कई बार पूछा गया है। एसपीएल सोरेनसन 1909 में। और पीएच किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। पीएच धन पीओएच बराबर नोट कर लो 14 होता है। एच आयन गुणा ओएच आयन 10 की पावर -14 होता है। अब यहां पर पूछता है यदि एच है तो हाइड्रोजन आयन है। कंफ्यूजन करने के लिए पूछ देता है कि पीओएच का फार्मूला क्या होगा। तो पीओएच का फार्मूला क्या होगा, ओएच आयन। यदि ओएच है तो ओएच जोड़ दो, यदि एच है तो क्या जोड़ दो, एच है। यहां से देख लो फार्मूला, H2O को जब भी आप तोड़ोगे तो क्या होगा, H प्लस होगा तो OH क्या होगा, माइनस होगा। यदि पीएच जोड़ दे तो हाइड्रोजन आयन जोड़ दो, यदि OH है तो क्या जोड़ दो, POH जोड़ दो। इस तरीके से दोनों फार्मूले हम बना लेते हैं पीएच और POH के। अगला भी हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नोट कर लेना। बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको आप हिंदी में कहते हो विद्युत चालकता, ये हमारा करता है व्हीट स्टोन सेतु पर।
या व्हीट स्टोन ब्रिज पर। इसकी एसआई यूनिट आप नोट कर लो, डेसी साइमन प्रति मीटर। नॉन एसआई यूनिट नोट कर लो, मिली मोह प्रति सेंटीमीटर। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बता दिया। सार एक शब्द लिया था तो सार का फार्मूला पूछा जाता है और इसके खोजकर्ता पूछे जाते हैं। Na प्लस अंडर रूट CA प्लस 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 mg प्लस प्लस भागे 2। ये सार का फार्मूला है और इसको खोजा था एल.ए. रिचर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने। तो सार का पूरा नाम बता दिया, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। फार्मूला बताया, सोडियम आयन प्लस भागे CA प्लस 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 mg प्लस प्लस भागे 2। सार कॉन्सेप्ट गिवन बाय एल.ए. रिचर्ड्स। सार कॉन्सेप्ट गिवन बाय क्या बताया? एल.ए. रिचर्ड्स बताया। ESP के बारे में हमने बता ही दिया है कि ESP की यूनिट आपकी क्या होती है? प्रतिशत में होती है। ESP की यूनिट क्या होती है? प्रतिशत होती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ESP की यूनिट क्या है? प्रतिशत है। अभी हमने एक शब्द लिया था लीचिंग रिक्वायरमेंट, परिभाषा आपको बताया था। इससे एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है कि लीचिंग रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट आप ध्यान देना, EC IW भागे EC DW गुणे 100। अब इस फार्मूले को समझ लो। आपकी कोई भी फसल होगी, कोई भी क्रॉप होगी, वहां पर EC दोनों की दी होगी। EC का मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हिंदी में विद्युत चालकता। अब न्यूमेरिकल लगाने के लिए करोगे क्या? IW का मतलब है इरिगेशन वाटर, जल सिंचाई वाली EC को आप क्या रखोगे? ऊपर रखोगे। DW का मतलब है ड्रेनेज वाटर, जल निकास वाली EC से भाग दे दोगे, आपका क्या निकल आएगा? लीचिंग रिक्वायरमेंट निकल आएगा, निछालन निकल आएगा। कई बार ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है कि लीचिंग रिक्वायरमेंट हम कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इरिगेशन वाटर गुणे 100, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्रेनेज वाटर से हम क्या निकाल लेते हैं? लीचिंग रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। अब यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों, दो आपसे परिभाषाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं FO के एग्जाम में, और उसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे कि सॉइल टेक्सचर क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। तो यहाँ पर केवल हम परिभाषाओं की बात कर लेंगे और इनको अच्छी तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर दो बातें या टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे कि सॉइल टेक्सचर क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, पोरोसिटी क्या है, लेटेराइजेशन क्या है, लीचिंग क्या है, मल्चिंग क्या है, सीपेज क्या है, इनफिल्ट्रेशन क्या है, परकोलेशन क्या है। बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम केवल टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात करेंगे या सभी अभी टर्मिनोलॉजी की हम बात कर लेंगे। तो सॉइल टेक्सचर हम कहते हैं हिंदी में मृदा गठन। रिलेटिव परसेंटेज ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज नोन एज क्या है? सॉइल टेक्सचर। फिर सुन लो, हिंदी में मृदा कणों के सापेक्षिक अनुपात को मृदा गठन कहते हैं। जहां पर रिलेटिव परसेंटेज आ जाए वहां सॉइल टेक्सचर होगा। अब सॉइल स्ट्रक्चर देख लो, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स या प्राइमरी पार्टिकल्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज नोन एज क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर है। जहां पर अरेंजमेंट आ जाए या एग्रीगेट्स आ जाए, हिंदी में कहते हैं क्या? व्यवस्थापन। मृदा कणों के व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना कहते हैं। और ये टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर हमारा 4 होता है, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी और स्प्लोडियल। इनको भी दो दो ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। प्लेट लाइक को क्या कहा है? प्लेटी। तो इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है,
प्लेटी और प्रिज्मेटिक। जो आपका स्पोरोडियल है इसको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलर एंड क्रैम्बी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन है, तो आप बताते हो क्या? क्रैम्बी स्ट्रक्चर। क्या बताते हो? क्रैम्बी स्ट्रक्चर बताते हो। चाहे ग्रासेस के लिए बात करें, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, चाहे कोई भी क्रॉप की बात करें, तुरंत आप कहोगे बेस्ट स्ट्रक्चर हमारा कौन है? क्रैम्बी स्ट्रक्चर है। इसके बाद सॉइल टेक्सचर में आपका या स्ट्रक्चर में क्ले का पार्टिकल साइज पूछता है, चाहे वो USDA के अनुसार पूछे, चाहे ISSS के अनुसार पूछे, चाहे BSI के अनुसार पूछे। आप जब भी क्ले पार्टिकल साइज बताओगे क्ले का लेस देन 0.002 मिलीमीटर। बहुत ज़्यादा पूछा है, कोई किसी भी तरीके से आपसे घुमाए, किसी के अनुसार पूछे, चाहे USDA पूछे, चाहे BSI पूछे, चाहे ISSS पूछे, आपका क्ले का पार्टिकल साइज आप तुरंत बताओगे लेस देन 0.002 मिलीमीटर। अब यदि सैंड का पूछ देता है या सिल्ट का पूछ देगा तो सब में चेंज होगा। अब वहां ना बता देना कि आपको हमने जो बताया है कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले के अनुसार, वहां आपका चेंज होगा। तो वहां पर हम जब भी आपकी टेबल के माध्यम द्वारा बताएंगे तीनों के, सब में पॉइंटों के हिसाब से चेंज होगा। एक 1/2 होता है, एक जस्ट क्या होता है 10th में जाता है। उसका हम तरीका बता देंगे, आप उसको तुरंत बनाते जाओगे कि कैसका पार्टिकल साइज कितना होता है। उसके बाद अभी हमने कहा था कि पोरोसिटी क्या है? मृदा कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पोरोसिटी कहते हैं या रंध्रावकाश कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? परसेंटेज होती है। पोरोसिटी सबसे ज़्यादा हमारी क्ले की होती है, मोर देन 58%, और सैंड बालू की सबसे कम होती है 40। तो ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों। इसके अलावा आपसे पूछता है सीपेज क्या है, इनफिल्ट्रेशन क्या है, परकोलेशन क्या है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एओ की दृष्टिकोण से। तीनों टर्मिनोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफिल्ट्रेशन सुन लो पहले, हम नोट करा देंगे, नेक्स्ट पीरियड में अच्छी तरीके से वहां पर समझाएंगे आपको। तो यहां पर केवल सुन लो आप। इनफिल्ट्रेशन क्या है? आई से इनफिल्ट्रेशन, ई से एंट्री। एंट्री ऑफ द सॉइल सरफेस डिफरेंट लेयर्स इज नोन एज क्या है? इनफिल्ट्रेशन है। एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस एंड डिफरेंट लेयर्स इज नोन एज क्या है? इनफिल्ट्रेशन है। परकोलेशन क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल सरफेस इज नोन एज क्या है? परकोलेशन। सीपेज क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द चैनल्स एंड कैनाल्स ETC इज नोन एज क्या है? सीपेज है। तीनों से आपसे एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। तो ध्यान से इस वीडियो को देख के आना। अगली जो भी क्लास होगी नेक्स्ट दिन होगी, कोई भी समस्या हो उसको कमेंट के माध्यम द्वारा जरूर पूछना। धन्यवाद आज के लिए।